बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 19 जुलाई और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, हो सके तो इसे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर लाहौर पाकिस्तान से रखते हैं, जहां पर एक बूढ़े बाप ने मजबूर होकर आखिरकार मुल्क के आला तरीन ओहदों पर बैठे हुए जजेस को खत लिखा है। एक खुला खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरे तमाम जजेस के नाम अजहर मशवानी के वालिद साहब ने लिखा है, जिसमें उन्होंने जो सफाकियत है पूरे सिस्टम की उसको खोल के सामने रख दिया है। उन्होंने बताया है कि उनके 2 बेटों को अगवा किया है और 45 दिन से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। उनके बेटों का कोई अता पता नहीं, ना ही उन्हें वापस लौटाया गया है। लेकिन उसमें इस ख़त में उन्होंने हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए हैं। उन्होंने ये बताया कि अजहर मशवानी के साथ 2 से 3 दफ़ा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने रब्ता किया। उन्हें ये कहा कि अगर आप अपने भाइयों को ज़िंदा सलामत वापस चाहते हो तो अपने ट्वीट डिलीट करो और अपने ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करो। उन्होंने जब ये दोनों बातें मान ली तो उसके बाद अगला रिक्वायरमेंट ये रखी गई कि अपनी अहलिया का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड करें। वो भी जब बात उन्होंने मान ली तो फिर कहा गया कि अगर अपने भाइयों को ज़िंदा देखना है तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो पिटिशन डाली हुई है वो वापस ले लें, तो फिर आपके भाई जो हैं वो वापस आ जाएंगे। अब इन हालात के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि एक बाप जिसने तमाम अदालतों के दरवाजे खटखटाए और कोशिश की पिछले 45 दिन कि उनके बेटे किसी तरीके से रिहा हो जाएं, और उन 2 बेटों को जो अगवा हुए हैं, और इस बूढ़े बाप का कसूर सिर्फ इतना है कि इनके घर में से एक बच्चा जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के कॉज के साथ रिलेट करता है। उसने कोई बम नहीं चलाया, उसने किसी की जान नहीं ली, उसने कोई दहशतगर्दी नहीं की, उसने कहीं पर कोई मुल्क दुश्मन सरगर्मी नहीं की, लेकिन उसके 2 भाइयों को अगवा किया गया है उसकी सियासी सोच पर उसे सज़ा देने के लिए। उसने अपने ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिए, ट्वीट भी डिलीट कर दिया, और उसके बावजूद उसके भाइयों को जो है वो नहीं छोड़ा गया। अब इस पर मेरा तजिया क्या है? इस पर मेरा तजिया ये है कि अच्छा है ये ख़त लिखा है उनके वालिद साहब ने, अच्छा है कि ये सारा कुछ आपके सामने आवाम के सामने रखा है, क्योंकि हमारी मिलिट्री में से भी लोग रिटायर होने के बाद ईमान ले आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताते हैं, जमहूरियत पसंदी, मुल्क ने आगे कैसे जाना है, रूल ऑफ लॉ कैसे होना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे होनी, तमाम आप अपने रिटायर्ड फौजी अफसरान के साथ बैठेंगे तो आपको ये सारी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। ऐसे ही तमाम रिटायर्ड जज साहबान भी और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी आपको तमाम अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। लेकिन आप देखें कि इस टाइम मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेट भी अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, जजेस भी अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, और मिलिट्री में भी देखें कितने कितने अच्छे लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। लेकिन कोई एक शख्स जो है उठकर नहीं कहता कि ये गलत हो रहा है, सवाए चंद जजेस के, उनको उसका क्रेडिट देना पड़ेगा। बाकी तमाम लोग जो हैं वो चुप हैं, गुमसुम हैं, साइलेंट पर लगे हुए हैं। अच्छा है ये ख़त जो है सनद के तौर पर रहेगा, और कल को जब ये रिटायर्ड होकर दोस्त बताएंगे कि हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं तो इन्हें याद करवाया जाएगा कि जब लोगों के भाई बेटे उठे हुए थे, अगवा हुए थे, आप बिल्कुल सन्नाटे के साथ, कोई गोल्फ खेल रहा था तो कोई शादियों में भंगड़े डाल रहा था, तो कोई अपने घर पर बड़े बड़े डिनर्स कर रहा था, तो कोई फॉरेन ट्रिप्स कर रहा था। सबकी तस्वीरें हैं हमारे पास, जो जो फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं वो आ जाती हैं तस्वीरें, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। ये सब जो हिस्ट्री है लिखी जा रही है, और किसी दिन ज़ाहिर है जो तारीख़ है वो हिसाब लेती है। तो ये तो अजहर मशवानी साहब के वालिद का ख़त हुआ, उनकी कहानी हुई। अब मैं आपके सामने अपनी कहानी भी रख दूं। मेरे भाई को आपको पता है कि 38 दिन के करीब हो गए अगवा किए हुए। उनके बारे में कोई अता पता नहीं है, कोई उनके वेयर अबाउट हमें मालूम नहीं है। 2 दफ़ा मुझे ऐसी कॉल्स आई जिस तरह अजहर मशवानी साहब को आई, लेकिन उस तरह की कोई डिमांड मेरे सामने स्पेसिफिक नहीं रखी गई। यही कहा गया कि आप पॉलिटिकल कमेंट्री बंद करें, इमरान खान का साथ देना बंद करें, तो आप अपने भाई को ज़िंदा देख लेंगे, वरना फिर भूल जाएं। ये 2 दफ़ा पैगाम आया। बहरहाल मेरा जवाब, मेरा ख्याल फ़ोन करने वालों को पहले भी पता होगा, अब भी पता होगा कि मेरा जवाब क्या होना है, और इंशाअल्लाह जितने भी मुश्किल हालात हों जवाब वही रहेगा
क्योंकि जवाब वो होना चाहिए जो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं। जब आप खड़े हो गए असूल पर और अगर आपका दिल कहता है कि ये असूल है तो फिर डट जाओ हुसैन की तरह, और अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं तो बिल्कुल फिर आपको अपनी गलती माननी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इसलिए अगर हम गलत हैं तो कोई हमें बताए कि हम गलत हैं, साबित करे, और अगर कोई सिर्फ धक्के से हमें साबित करना चाहता है हम गलत हैं तो फिर हम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। बहरहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि आज हाई कोर्ट में हमें मायूसी हुई है। हमने तकरीबन कोई 36-38 दिन हाई कोर्ट के अंदर ये केस लड़ा। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब बड़े अच्छे जज हैं, उन्होंने काविश भी की। शुरू में उनका जो रवैया था, जो उनका उठान थी, जो उनकी अदालत का तर्ज़ अमल था, वो बहुत भरपूर था, बहुत बेहतरीन था, सही डायरेक्शन में जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो आगे से हुकूमती मशीनरी है, उन्होंने जिस तरह की रिपोर्ट्स जमा करवाईं उससे यही साबित किया कि वो यहाँ नहीं है लाहौर के अंदर। हमने हर जगह छानबीन कर ली। अब जो हमारे सामने इस टाइम जो धमकियां आ रही हैं और जो सारे शवाहिद हैं, उससे यही लग रहा है, क्योंकि वो जा भी इस्लामाबाद रहे थे, कि वो इस्लामाबाद की तरफ गए और वहाँ पर उन्हें अगवा किया गया और वो वहाँ पर हैं इस ज़मन में। अब क्योंकि जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब वैसे भी छुट्टी पर जा रहे थे 4-5 हफ्ते की, तो हमने फिर अदालत से खुद ही रिक्वेस्ट की कि आप हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने दें, हम वहाँ पर जाते हैं। जिस पर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा, उन्होंने जो सामने एजेंसीज खड़ी थी, उन्होंने कहा कि देखें, आप हमारी ज़रा भी इज्जत नहीं रखते, अदालतों की इज्जत नहीं रखते, आप हमारे कहने पर भी लोगों को प्रोड्यूस नहीं करते, लोगों को ढूंढ कर नहीं लाते। आप देखिए कि साहिल जो है उसको लगता है कि यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो इस्लामाबाद जाना चाहता है इंसाफ लेने। इससे ज़्यादा आप हमारी बेतौकीरी और क्या करवाएंगे, ये ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने अदालत के अंदर रिमार्क्स दिए। लेकिन बहरहाल अब हम, मेरे वकला जो हैं, अगले चंद दिन के अंदर इस्लामाबाद के अंदर ये रिट फाइल करेंगे। तो ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ये ना समझ लीजिएगा कि किसी के कहने पर ये रिट वापस ली गई या किसी अरेंजमेंट के तहत ये रिट वापस ली गई। ये रिट इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में इस्लामाबाद में हो जाएगी। उसकी वजह ये कि जो लेटेस्ट हमें थ्रेट्स और शवाहिद हैं उन सब से ये पता चलता है कि उनको इस्लामाबाद में शायद किडनैप किया गया है। अच्छा जी, अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है इस्तेहकाम। जी हाँ, मुल्की इस्तेहकाम का नया शोशा छोड़ा जा रहा है। आपके सामने वो रखना है हमने शोशा कि ये है क्या, और आपके सामने ये भी रखेंगे कि ये नया शोशा किसने छोड़ा और क्यों छोड़ा। ये इस्तेहकाम का मंजन वैसे तो बहुत देर से बेचा जा रहा है, लेकिन लेटेस्ट एक मिसाइल मौलवी लॉन्च किया गया है। इंजीनियर कोई मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब है, मैं इनको जानता नहीं है, लेकिन शतुंगड़े से हैं, इनकी बातें मैंने सुनी हैं। जैसे वो अबाश से, माजरत, एक दीनी आदमी है, इन दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है पूरी माजरत के साथ, लेकिन अबाश किस्म के, मैंने कभी कोई मौलवी अबाश नहीं देखा, हुलिये के अतबार से बात कह रहा हूँ, लेकिन ये पहली दफ़ा देखा है कि अबाश किस्म के मौलवी हैं ये, जो भी कोई साहब हैं। तो इन्होंने आकर ये कहा कि अगर इमरान खान जिंदा रहा, जी हाँ, उन्होंने सीधा ही कह दिया, वही जावेद चौधरी वाली बात कि इमरान खान का जिंदा रहे तो फिर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगी। इन्होंने भी कहा कि अगर इमरान खान जिंदा रहा और जेल से बाहर आ गया तो फिर मुल्क तबाह हो जाएगा और ये हो गया। और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, उन्होंने सीधा कहा, उन्होंने कहा फौज वालों की भी तो मजबूरी समझे ना कि वो कैसे इमरान खान को आज़ाद कर दें या जिंदा छोड़ दें। वो बाहर आ गया तो फिर अंदर बैठ के जो कर रहा है, बाहर बैठ के जो कुछ करेगा तो मुल्क का इस्तेहकाम तो नहीं। तो सीधा सीधा उन्होंने या तो किसी का पैगाम पहुंचाया है या उन्होंने मुल्क में इस्तेहकाम लाने का जो फॉर्मूला दिया है इस औबाश मौलवी साहब ने, वो ये दिया है कि इमरान खान को खुदा न खास्ता या कत्ल कर दिया जाए या उन्हें जेल में ही रखा जाए, फिर ही इस्तेहकाम रहेगा। अब ये इस्तेहकाम का मंजन क्या पहली दफ़ा है? एक तो आप याद कीजिए कि मुहर्रम का महीना है, तो ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो यजीद के बारे में भी कहते होंगे कि अगर इस्तेहकाम लाना है तो फिर तोबा नऊज़ बिल्लाह, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है वो सज़ा देनी पड़नी है। इसी तरह जब वो सारा मामला बिल्ड हो रहा था तो इस तरह के लोग होंगे, इस तरह के मौलवी भी होंगे जिन्होंने ऐसी बातें की होंगी, जिन्होंने तौजीह पेश की होगी कि ये यजीद ने तो बड़े फंसे हुए ये इकदाम किया है, उसकी मजबूरियाँ बताई होंगी लोगों को। जालिम की मजबूरियाँ बताने वालों का अखलाकी हाल क्या होगा ये आप खुद सोच लीजिए। बहरहाल मौलवी साहब ने ये मजबूरी बताई। अब हम आपको बताते हैं कि ये इन्होंने फिर अगला हल बताया कि इस्तेहकाम का एक ही हल है बाहर निकालने का, कि इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब और जनरल आसिम मुनीर चारों काबे की छत पर खड़े हों
और फिर छत के पता नहीं ऊपर क्यों खड़े होना, ये भी ओबाश मौलवी की मुझे समझ नहीं आई। फिर काबे के सामने खड़े होकर भी बात हो सकती है, लेकिन छत पे चढ़ाया उन्होंने। अच्छा, छत पर खड़े हों और फिर वहाँ पर अपनी अपनी गलतियाँ माने और वादा करें कि आइंदा हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये इन्होंने तरीका बताया। तो भाई साहब, अभी तो आपने कहा कि अगर वो जेल से ज़िंदा बाहर आ गए तो काम बड़ा ख़राब है, तो ये खाना काबा की छत, तोबा नौज़बिल्ला, अडयाला जेल के अंदर आपने उठा के लेके आनी है। तब भी तो इमरान खान को जेल से निकाल के वहाँ लेके जाना पड़ेगा ना, जो आप दे रहे हैं। तो मतलब ओबाश आदमी है, कुछ भी बातें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल, अब इन्होंने जो अदम इस्तेहकाम का चूरन हमें बेचा है, इसकी हम इनको एक केस स्टडी बता देते हैं। श्रीलंका एक मुल्क है और वो हिंदुस्तान के भी करीब है, पाकिस्तान के भी। मौलवी साहब को कोई फ्री में टिकट ले दे और उनको वहाँ ले जाए और दिखा दे कि बुद्ध मत को मानने वाले वहाँ लोग हैं। वहाँ ना ही हुसैनियत को मानने वाले का किसी का बहुत बड़ा कोई दावा है कि हम हुसैनियत के पैरोकार हैं, ना ही इस्लाम के पैरोकारी का वहाँ पर बहुत बड़ा दावा है। बुद्ध मत लोग रहते हैं ज़्यादा तादाद में, मुसलमान भी होंगे लेकिन ज़्यादा तादाद में। श्रीलंका के अंदर अप्रैल में बैंकरप्ट हुआ श्रीलंका, दिवालिया हुआ, हुकूमत गिरी। जुलाई के अंदर, मेरा ख्याल 20 जुलाई को श्रीलंका के अंदर इंतखाबात हुए। जो टर्नआउट था वो 99.11, जी हाँ 99.11% वोटर टर्नआउट हुआ। उसके बाद जो हुकूमत आई, जो सदर आया, वो क्योंकि जाहिर है वो जो वोटर टर्नआउट हुआ उसमें ना ही कोई 8 फरवरी की तरह वहाँ फॉर्म 47 और ना ही कोई फॉर्म 45 वाला रौला पड़ा, ना ही वहाँ की मिलिट्री जो है वो गई पोलिंग स्टेशंस के ऊपर और वहाँ पर मार धाड़ की, ना ही वहाँ पर कोई मुनाफिक जस्टिस काजी फाइज ईसा था जिसने बल्ले का निशान छीना, पार्टी पर पाबंदी लगाई, लोगों से कागजात नामजदगी छीने, अगवा बराए बयान लोगों से लिए। कुछ ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल 99.11% लोगों ने वोट डाला और उससे एक हुकूमत बनी। हुकूमत क्योंकि बाइख्तियार थी, मुश्किल फैसले लिए। सबसे पहले उन्होंने एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स की और आज हम आपको ये बता सकते हैं, आज हम आपको बता सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स की उन्होंने ये कोशिशें करने के बाद, ये तकरीबन 1 साल अभी होने वाला है इंतखाबात को, तो उन्होंने उसके बाद आज 28% बिजली की कीमत कम कर दी। कितनी? 28% वहाँ पर बिजली की जो कीमत है वो कम कर दी, क्योंकि एक अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आई थी। ये श्रीलंका में इस्तेहकाम हुआ। दूसरी तरफ हमें इस सारे टाइम के अंदर क्या बताया गया? हमारे यहाँ ये सारा जो मेरा मतलब काम ये था, जब आपको पता है कि इधर इलेक्शन हो रहे थे तो किसी को याद कीजिए, बैंगन, देज की, घड़े, बेलचा, रेडियो, चिमटे, इस तरह के इंतखाबी निशान दिए गए ताकि कोई ढूंढ ना सके। जमातों पर पाबंदियाँ लगीं, उठाए गए लोग, ये सब कुछ हुआ। वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुनसिफाना इंतखाबात हुए। अब यहाँ पर हमें कहा गया कि अदम इस्तेहकाम इस तरह से आना है कि अदालतों के अहकामात हमने नहीं मानने, आइन हमने तोड़ना है, 90 दिन में हमने इंतखाबात नहीं करवाने, पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं होने देने, और बताया कि इस सब से इस्तेहकाम आ जाएगा। हमें ये बताया कि अगर ये सब कुछ किया जाएगा तो इस सब से इस्तेहकाम आ जाएगा, हमें ये सब कुछ करने दें। अच्छा जी, करने दिया। उसके बाद हमें बताया गया कि 9 मई हो गया है, जाहिर 9 मई कर दिया गया पहले। उसके बाद 12-13 हज़ार बंदा पकड़ा गया, औरतों को जेलों में डाला गया, पूरी पार्टी जेल में डाल दी, तबाही मचा दी, और हमें बताया गया कि इससे इस्तेहकाम आएगा। 9 मई के हिसाब में इमरान खान को पहले तो लाहौर, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में हमला करके, मार कुट के वहाँ पे लोगों को गिरेबान से पकड़ के गिरफ्तार किया, और उसके बाद 9 मई का सारा काम और ये सब कुछ बताया गया, इससे इस्तेहकाम आएगा, नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ को कुचल कर रख दिया गया, अब इस्तेहकाम आएगा, नहीं आया। अदालती ज़मानत को बेमानी कर दिया गया, ज़मानत अदालत दे ना दे मर्जी से लोगों को उठाया गया, कहा अब इस्तेहकाम आएगा, नहीं आया। इमरान खान को फिर कैद कर दिया गया, कहा अब इस्तेहकाम आएगा, नहीं आया। सहाफ़ी कत्ल हुए, अगवा हुए, मीडिया ख़रीद लिया गया, ट्विटर, सोशल मीडिया बंद कर दिया गया। पहले ट्विटर, अब फेसबुक और इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया गया, और हमें बताया गया कि इस्तेहकाम आएगा, नहीं आया। 40 अरब रुपया फायरवॉल के ऊपर लगाया गया, सिर्फ 8-10 यूट्यूब के ऊपर वीलॉग्स को रोकने के लिए, और जाहिर है सोशल मीडिया को रोकने के लिए। कहा इससे इस्तेहकाम आएगा, नहीं आया। इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे से हटा दिया गया, कहा
इस्तेहकाम आएगा, नहीं आया। नवाज शरीफ वापस आ गया, सज़ाएं ख़त्म हो गई, इस्तेहकाम आएगा, लेकिन नहीं आया। नवाज शरीफ ने बनारसी पगें पहनी, मोटरवे ऊपर से, नीचे से, दरमियान से, हर जगह से निकाल के देख ली तकरीरों के अंदर, कहा इस्तेहकाम आएगा, नहीं आएगा। कबूतर उड़ाए, बिठाए, सब कुछ किया, कहा इस्तेहकाम आएगा, नहीं आया। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर कर दिया, इस्तेहकाम नहीं आया। बल्ले का निशान छीन लिया, इस्तेहकाम नहीं आया। पार्टी के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी, कहा इस्तेहकाम आएगा, नहीं आया। इमरान खान को 4 सज़ाएं सुना दी और उसमें इद्दत और निकाह का घटिया तरीन केस बना दिया, कहा इस्तेहकाम आएगा, नहीं आया। फॉर्म 47 की हुकूमत, ऐसे लोग जो 17 सीटों पर जीते थे उनको हुकूमत दे दी, नीचे चीफ मिनिस्टर, ऊपर प्राइम मिनिस्टर, कहा इस्तेहकाम आएगा, नहीं आया। तहरीक इंसाफ से मखसूस नशस्तें भी छीन ली, कहा इससे इस्तेहकाम आएगा, नहीं आया। तहरीक इंसाफ को जो सेनेट था उसके अंदर भी वोट डालने की उस तरह से आज़ादी नहीं दी, सेनेट की सीटें भी छीनी गई, कहा इस्तेहकाम आएगा, नहीं आया। इस्तेहकाम की दर्जा बाला तमाम कोशिशों के बाद अब हमें यह बताया जा रहा है कि अगर इमरान खान को खुदा न खास्ता जेल में ही रखा जाए या कत्ल किया जाए तो फिर इस्तेहकाम आएगा, उसके बगैर इस्तेहकाम जो है वो नहीं आएगा। ये इनके पास, ये सब कुछ करने के बाद, अभी और भी बहुत कुछ किया, मैं भूल गया हूँगा, लेकिन सब कुछ करने के बाद जो इस्तेहकाम लाना था वो तो नहीं आया। अब हम आपको बताते हैं मुल्ला जी के बैरूनी इशारे पर आपने 6% तरक्की करती हुई हुकूमत गिराई थी। आप अगर अपने हैंडलर्स को बताएं कि वो ये काम ना करते तो मुल्क कभी अदम इस्तेहकाम की तरफ जाता ही ना, तो इस्तेहकाम लाने की क्या ज़रूरत थी? पहले ही इस्तेहकाम था और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा था और इस्तेहकाम आ जाता। चलें, अगर आपने वो हरकत कर भी ली थी, पुरानी गंदी आदतें पड़ी हुई थी, तो फिर अगर अदालतों से कासिम सूरी की रूलिंग वापस ना करवाते, इस वक्त इलेक्शन हो जाते और नुमाइंदा हुकूमत बन जाती, तब इस्तेहकाम आ जाता। चलें, आपको वो अच्छा नहीं लगा, 90 दिन के अंदर आप पंजाब के अंदर इलेक्शन करवा देते, इस्तेहकाम आ जाता, आपने नहीं किया। चलें, पिछले साल अक्टूबर में 9 मई के मुकदमात वापस ले लेते और शफाफ इंतखाबात करवा देते, इस्तेहकाम आ जाता, आपने नहीं किया। चलें, आपने अपनी मर्जी के वक्त पर इलेक्शन करवाए, आप तभी इलेक्शन के ऐलान के ऊपर सब कुछ बाकी ख़त्म कर देते, इंसान बन के फ्री एंड फेयर श्रीलंका की तरह इलेक्शन करवाते, इस्तेहकाम आ जाता, आपने नहीं किया। चलें, आप फिर लेट हो गए, आपने इलेक्शन होने दिया, इलेक्शन होने के बाद जो नतीजा आया और अवाम ने आपको जवाब दिया, उसी के बाद बंदे के पुत्र बनते, फिर अपना राह सीधा करते, इस्तेहकाम आ जाता, आपने नहीं किया। चलें, उस सब को भी छोड़ दीजिए, आज जब हम बात कर रहे हैं, आज ही आप तौबा कर लें, अपना रास्ता सीधा कर लें और जो गैर कानूनी काम आपने किए उनसे बाज आ जाएं, तो आज भी इस्तेहकाम आ जाएगा। लेकिन मुसीबत यह है कि आप कुछ सीधा करने को तैयार नहीं हैं, आपका दिल नहीं है कि आप कुछ भी सीधा करें, तो इसलिए इस्तेहकाम और असल फसाद की जड़ वही एक्सटेंशंस हैं और हलफ से रूगर्दानी है और अपने आप को अक्ल कुल समझना है और ख़ुद फैसला करना है कि कौन जो है वो मुहिब वतन है और कौन नहीं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम बहुत सारी जगहों पर होर्डिंग्स लग गई हैं। इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर बैनर्स लग गए हैं, बिल बोर्ड्स लग गए हैं, जहाँ पर मेरी तस्वीर भी है और उसके साथ मोईद पीरज़ादा और बहुत सारे दोस्तों की, साबिर शाकिर, वजाहत सईद और बहुत सारे लोगों की उसके ऊपर तस्वीर हैं और 8-10 लोग जो अपनी आवाज़ उठाते हैं उनकी तस्वीर हैं और उनको गद्दार वतन करार दिया गया है। और अब ये अदम इस्तेहकाम के ज़िम्मेदार ये लोग हैं, उनकी तस्वीर लगाई गई हैं, बताया गया है, उनके ऊपर लाइट्स भी लगी हैं बाकायदा, हम आपको दिखाते हैं। एक आध जगह तो ऐसी है जहाँ पर लाइट्स भी लगी हुई हैं उन तस्वीर के ऊपर, सही तरीके से प्रोजेक्शन की गई है, नाम भी लिखे गए हैं, तस्वीरें भी ज़बरदस्त बड़ी बड़ी, और फिर मेरा ख्याल मुंह के ऊपर कोई निशान भी लगाए गए हैं और वो लानत के निशान जो हाथ के होते हैं मुझे एक आध जगह पर नज़र आया वो भी हैं। और कहा गया कि ये जो है गद्दारे वतन है, दुश्मनाने पाकिस्तान है, इनकी वजह से अदम इस्तेहकाम है। लें जनाब, जब आपकी अकल ये हो कि आपको ये लगता हो कि जो लोग सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं, जो सिर्फ अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उनकी आवाज़ और उनके शऊर से इतना डर लगता है कि आपको लगता है कि जब तक ये आवाज़ें बंद नहीं होंगी आपका मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा जी, पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक ज़बरदस्त आइडिया दिया है तो ये भी कोई, मुझे लगता है इसके पीछे भी सियासी पेशरफ्ती, अब नई कारगुजारी है, नई शैतानी है। उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल मुकदमात को, सियासी मुकदमात को देखने के लिए अदालत ही अलग बना दें। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। तो मेरा ख्याल है कि फिर ये तमाम जो जस्टिस तारिक मसूद साहब को उसका लगा दें जनाब चीफ जस्टिस,
और इसी तरीके से और भी ढूंढ लें जो आपको जज साहबान नीचे ऊपर मिल जाएंगे, और जस्टिस रमदे साहब और उस तरह के जजेस आप ढूंढें सारे, वो लगाएं जनाब इसके अंदर, और फिर मर्जी के फैसले लें। उन्होंने कहा अदालत ही अलग बना दें, सियासी मुकदमात इन अदालतों में आने नहीं चाहिए, अदालतों का वक्त ज़ाया होता है। तो ये सियासी जो जिन्होंने ये पूरे का पूरा इंतशार फैलाया, असल तो वो जिम्मेदार है ना वक्त ख़राब करने के, तो वो उन्होंने ये सियासी सारा मामला किया ही क्यों है। अच्छा जी, ये हम बता चुके हैं कि जस्टिस मशीर ने ये बताया है कि मैं इसलिए नहीं आऊँगा कि सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद हो रही है। जस्टिस मकबूल बाकर भी इसीलिए अडाक जज नहीं बनना चाहते। तो आपको मुबारक हो, आपकी तनकीद के बाद लोगों को असर होता है, तो और दबाकर तनकीद कीजिए। ये जो अडाक जजेस आ रहे हैं और दूसरे तमाम काम हो रहे हैं, क्योंकि आपकी तनकीद से फ़र्क पड़ता है। देखिए 4 में से 2 जजेस जो हैं वो जवाब दे गए। बैरिस्टर हामिद खान साहब ने जस्टिस मशीर आलम को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा है कि अडाक जजेस में ना आने का जो आपने फैसला किया बेहतरीन है, कानून के मुताबिक है, और इसके बाद दूसरे जजेस से भी यही एक्सपेक्टेशंस है। अच्छा जी, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है और बताया है कि आपके पास सिर्फ 18 महीने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जिस तरह के मामला चल रहे हैं 18 महीने के अंदर अंदर आपकी हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। इसके साथ साथ आज़म खान साहब ने एक बयान दिया है, जो उनका बयान सामने आया हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग खबर है कि ज़ुबैदा जलाल साहबा ने भी एक बयान दिया है, वही जो अलकादर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड केस जिसे कहते हैं, और उन्होंने भी बयान जो है वो माशाल्लाह हैंडलर्स के गले में वापस डाल दिया है। ये 3 बयान हुए। परवेज़ खटक, उनको भी फिर बाद में इन्होंने कहा कि नहीं वो मुकर गए हैं, हमें इनका बयान नहीं चाहिए, खुद इन्होंने तौबा की। आज़म खान साहब ने तो आखिरी बयान दिया, ज़बरदस्त बयान दिया उन्होंने भी, और अब ज़ुबैदा जलाल साहबा ने भी जो बयान दिया वो भी हैंडलर्स के गले पड़ गया है। अब आप देखेंगे ये उस बयान को भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन्होंने भी यही कहा कि वो जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो आईओ था उसने दिखाए। चाहते ये थे कि वो तमाम वज़रा कहें कि वो खुफिया डॉक्यूमेंट हमने देखे थे और उनकी बेस के ऊपर हमने ये अप्रूवल दी थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा था, ये तो बाद में मुझे जो आईओ था उसने वो डॉक्यूमेंट दिखाए, तो वो जो गवाही थी वो भी गटर में चली गई। उस गवाही को भी ये इस्तेमाल नहीं, बल्कि गटर में नहीं गई, इनके खिलाफ चली गई। उसमें वो एक और खूबसूरत बात कह गई जाते जाते कि जब शहजाद अकबर ने सारी दास्तान सुनाई, तो क्योंकि हमें बताया गया कि पैसा पाकिस्तान आना है, तो इस गुडविल के अंदर, एक गुडविल जेस्चर के अंदर कि पाकिस्तान को पैसा आ रहा है, हमने इसकी अप्रूवल दी। वो मान गई कि हमने इसकी अप्रूवल दी, तो पैसा तो पाकिस्तान आ गया, पैसा तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। तो ज़ुबैदा जलाल ने तो असल में इमरान खान के हक में गवाही दे दी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात हुई है, और मैं यही कहूँगा कि ये इनके लिए एक और तकलीफ़ दे मरहला जो है वो शुरू हो गया। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आर्टिकल 17 के तहत पीटीआई पर पाबंदी लगा सकते हैं। ये जो कह रहे थे ना लगाने जा रहे हैं, वो अब कह रहे हैं लगा सकते हैं। राणा सनाउल्लाह धमकियां दे रहे हैं कि आर्टिकल 17 के तहत अब हम पीटीआई पर धमकी, अब जब पाबंदी जो है वो लगा सकते हैं। इसका मतलब हतमी अभी फैसला नहीं है, अभी राय एक दूसरे से कर रहे हैं। वो असल में जो बाहर अंदर से लिटरेशन हुई है ना इनकी, उसके बाद इन्हें अंदाज़ा हुआ है कि ये काम हो नहीं सकता। अच्छा जी, जिनकी सीटें गई हैं, जी हाँ, जो ऐसे लोग जिनको पीटीआई की सीटें छीन के जिन पर बंदर बांट की गई थी, उन लोगों ने अब कहा है कि हमारी सीटें चली गई, हमें तो सुना ही नहीं गया। मतलब ये वो बात है कि किसी का सामान था, सीसीटीवी कैमरे में पता चल गया कि कोई लोग चोरी करके गए, और चोरी करके उन्होंने आगे सामान किसी को दे दिया। अब वो जिनको आगे दिया वो कहते हैं कि हमसे चोरी का सामान वापस ना मांगे, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, और उन्होंने पैसे दे के चोरी का सामान नहीं खरीदा था, फ्री में ही लिया था उन्होंने। तो वो कहते हैं कि हमसे ना लें, हमें तो सुना ही नहीं गया। आप आएँ अदालत, अदालत आपको सुनेगी भी, और आपकी जो है वो आपके दिमाग की मरम्मत भी करेगी। आपको क्यों सुनना अदालत ने, आप तो चोरी का माल रिसीव कर रहे थे, आपका इसमें क्या इस्तेहकाक है। बहरहाल ये मेंबरान अलग अलग हैसियत में पटिशन्स फाइल करेंगे, होगी पीछे इनके नून और पीपल्स पार्टी ही, लेकिन ये अलग अलग हैसियत में तमाम पटिशन्स जो हैं वो फाइल करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर ये है कि शहबाज राणा साहब ने ये रिपोर्ट किया है कि ये जो आईएमएफ का मुआहदा पैसे कह रहे हैं ना, ये आईएमएफ ने 4 सूबों से बातचीत करने के बाद अप्रूवल दी है। अगर केपी जो है वो उसके अंदर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये जो पैसा ज़ाया हो रहा है और ये सब लालचनेस है, हम इसके साथ नहीं हैं, तो आईएमएफ किसी सूरत पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा, ये मुआहदे की तकमील नहीं हो सकती। तो फिर ठीक है, ज़ाहिर है अगर ये ज़्यादतियाँ करेंगे पाकिस्तान की आवाम के साथ और पैसे का कोई हिसाब नहीं देंगे, जैसे हामिद मीर साहब ने कहा कि 32 खरब रुपया इन्होंने कर्जा ले लिया है सिर्फ 45 दिन में 22% के ऊपर, तो
तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हक बजानिब है कि इस पर एतराज़ कर सके। बहरहाल वीलॉग लंबा हो गया और भी काफ़ी सारी खबरें मेरे पास जो देनी है उनको आप पंजाबी वीलॉग में कवर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।